हेलो एंड वेलकम। मिड थोरेसिक पेन बहुत कॉमन कंप्लेंट है। मिड थोरेसिक पेन, अब मिड थोरेसिक पेन का क्या मतलब है, या फिर मिडिल बैक पेन। बैक या रीढ़ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सर्वाइकल यानी गर्दन की रीढ़ की हड्डी, थोरेसिक यानी छाती की रीढ़ की हड्डी, लंबर यानी कमर की रीढ़ की हड्डी। तो अगर थोरेसिक या फिर छाती की रीढ़ में पेन हो जो गर्दन की रूट से नीचे है और कमर से थोड़ा ऊपर, तो उसको हम मिड बैक पेन कहते हैं। अब ये क्यों होता है? मिड बैक पेन के पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये दिक्कत जो है ये स्पाइन की हुई है या कार्डियक की है या लंग्स की है, तो ये क्या चक्कर है? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो आइए इस वीडियो में एक स्पाइन सर्जन की दृष्टि से समझते हैं कि क्या क्या कारण और क्या क्या इलाज हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मिड बैक पेन है तो ये समझिए सबसे पहले कि जो मिड बैक पेन होता है वो या तो स्पाइन की वजह से हो सकता है या रेफर्ड पेन हो सकता है। कमर में है तो कमर की वजह से, या कमर में आ रहा है, रेफर हो रहा है कहीं और से। तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो हो सकता है कार्डियक कॉजेस या फिर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज। दूसरे हो सकते हैं लंग से रिलेटेड इश्यूज या फिर रेस्पिरेटरी कॉजेस। और तीसरे हो सकते हैं जीआई कॉजेस या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर जो अपनी आंतें होती हैं, जो पेट होता है, जो पाचन तंत्र है, उससे रिलेटेड इश्यूज। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पाइन रिलेटेड इश्यूज। अगर आपको बैक में पेन आ रहा है और आपको कार्डियक दिक्कत नहीं है और आपके लंग्स की दिक्कत भी रूल आउट कर ली गई है और आपको कोई गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं हो रहा है, आपको कोई गॉल ब्लैडर रिलेटेड पेन बैक में नहीं आ रहा है, तो स्पाइन में क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं? देखिए, स्पाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्थराइटिस। कई बार पेशेंट को फेसेट जॉइंट में या फिर कॉस्टोट्रांसवर्स जॉइंट, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी को कनेक्ट करता है हमारी रिब से, या फिर हमारी जो रिब केज होता है उससे, उस जॉइंट में अगर गठिया बनने लगे या जॉइंट्स किसी भी तरह से आर्थराइटिस से शिकार होके बिगड़ने लगे, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को पेन आ सकता है। दूसरा, हर्पीज एक इन्फेक्शन है। इस केस में भी जो नर्व होती हैं उनमें इरिटेशन हो सकता है और पेन आ सकता है। कभी कभी ये स्किन पे दिखाई देगा, पर जब स्किन ठीक भी हो जाएगी उसके बाद भी पेशेंट को एक शार्प शूटिंग पेन होता रहेगा। और इस पेन की खासियत ये होती है कि ये कमर से स्टार्ट होके धीरे धीरे चेस्ट में आगे की तरफ आता है। तो पूरा एक चक्कर लगा के, जैसे पीछे से शुरू होके आगे की तरफ आएगा, पूरी नर्व इरिटेट होती है। कभी कभी अगर आपकी कोई चेस्ट में सर्जरी हुई है, जैसे कि कोई कार्डियक सर्जरी हुई है या कोई थोरेसिक सर्जरी हुई है, तो उस केस में जब रिब्स को काटा जाता है तो उसमें भी नर्व इरिटेशन कुछ दिन तक रह सकता है। अब अगर ये दिक्कतें नहीं हैं तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो, आपको थोरेसिक स्पाइन में भी डिस्क हर्निएशन हो सकता है या डिस्क डिजनरेशन हो सकता है। अगर डिस्क हर्निएशन है और एक नस दब रही है, साइड की नर्व रूट दब रही है, तो आपको एक साइड में दर्द होता हुआ आगे तक जाएगा। हालांकि इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर डिस्क हर्निएशन हो रही है और पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो ये रिस्क वाली चीज़ है। और ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पास्टिसिटी, बैलेंस की प्रॉब्लम, या लेटरिन बाथरूम में दिक्कत, या हाथ पैरों में झटके लगना हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि जो एब्डोमेन वाला एरिया है, जो पेट वाला है एरिया है, उसके नीचे का एरिया सुन्न पड़ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में पैर वेट नहीं ले रहे, या फिर पैर बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं। तो थोरेसिक स्पाइन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि डिस्क कभी कभी बहुत ख़राब रिजल्ट भी देती है। अब इसके बाद इन्फेक्शंस हो सकते हैं स्पाइन में। अगर आपको कोई टीबी है, कोई और पायोजेनिक इन्फेक्शन है, तो ये जो इन्फेक्शन होते हैं
ये डिस्क को और हड्डी को गला सकते हैं और इसकी वजह से नस दब सकती है और पेशेंट को कमर में बहुत दर्द हो सकता है, पेशेंट को आगे की तरफ दर्द आ सकता है और अगर पूरी नस दबेगी तो फिर आपको पैरों में कमजोरी, जैसा मैंने बताया, आ सकती है। अब ये जो सिम्टम्स हैं इनका इलाज मर्ज पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई कार्डियक डिजीज़ है जो कमर पीछे दर्द कर रही है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट देखेंगे। अगर आपको कोई थोरेक्स की दिक्कत है या आपके कोई छाती की दिक्कत है जैसे कि लंग्स की, तो उसके लिए आपको लंग फिजिशियन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई जीआई की दिक्कत है, जैसे गॉल ब्लैडर में कोई दिक्कत है या आपको कोई गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या फिर एसिड का ऊपर आना जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट या गैस्ट्रिक सर्जन्स देखेंगे। मतलब इसके अलावा अगर आपको स्पाइन की दिक्कत है तो स्पाइन का डॉक्टर आपका एमआरआई करेगा, एक्सरे करेगा, अलाइनमेंट चेक करेगा, आर्थराइटिस की हो सकता है ब्लड टेस्ट भी करें हम, और ये सब देख के पता चलेगा कि दर्द स्पाइन में क्यों आ रहा है। अब अगर ये किसी आर्थराइटिस की वजह से है तो इसमें कभी कभी हम स्पाइन के जॉइंट्स में सुई लगाते हैं और सुई लगा के बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को मिल पाता है। कभी कभी हम लोग जो जॉइंट हैं उनकी जो नर्व सप्लाई है, जो दर्द का कारण बन रही है, उसको एब्लेट करते हैं या फिर उसको ऐसे समझिए कि उसको हटा देते हैं जिससे पेन रिलीफ आ जाए। इसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द नर्व। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी कभी कभी जॉइंट की ब्लड सप्लाई का किया जाता है। कभी कभी अगर कोई माइल्ड डिस्क हर्निएशन है तो हम लोग थोरेसिक एपिड्यूरल इंजेक्शंस भी देते हैं। जब हम ये देख लेते हैं कि इन्फेक्शन तो कोई नहीं हो रहा है, तो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के बाद कोई इंजेक्शन भी कभी कभी स्पाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि अगर आपको इन्फेक्शन पता चलता है तो ऐसे केस में हम लोग अंदर से एक टुकड़ा बायोप्सी का निकालते हैं और उस टुकड़े को सैंपल में भेजते हैं और बायोप्सी करके ये डिसाइड करते हैं कि आगे इलाज क्या होगा। कभी कभी रेयर केस में, बहुत रेयर केस में ये कोई ट्यूमर या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। ऐसे केस में भी बायोप्सी का टुकड़ा जो होता है उससे कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा बीमारी है और उसके हिसाब से दवाई चलाते हैं तो पेशेंट को आराम आने लगता है। देखिए साथियों, वैज्ञानिक तरीका या साइंटिफिक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इलाज को साइंटिफिक दृष्टि से करेंगे, अगर हम इलाज में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इलाज मुहैया किया जा रहा है आपको, जो दिक्कत आपको है उससे रिलेटेड इलाज जो हम बता रहे हैं आपको, उसमें सबसे ज़रूरी ये होना चाहिए कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। जैसे अगर इन्फेक्शन है या कोई पैथोलॉजी है या कोई ट्यूमर है तो उसकी जांच निकाली जाए। अगर कोई आर्थराइटिस है तो उसमें पहले दवाइयाँ देके या फिजियोथेरेपी की जाए। अगर उससे रिलीफ ना आए तो इंजेक्शंस या आरएफ किया जाए। तो इस तरह से सबसे ज़रूरी है एक स्पाइन डॉक्टर से कंसल्ट करना, डिटेल में प्रॉब्लम को समझना, और फिर आपके स्पाइन डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि किस इलाज की तरफ आगे बढ़ना है। हम लोग कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे कार्डियक कंसल्टेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंसल्टेशन या फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे पल्मोनरी मेडिसिन का कंसल्टेशन या फिर जो चेस्ट वाले डॉक्टर हैं उनका कंसल्टेशन भी लेते हैं अगर हमें लगता है टीबी की दिक्कत है या कोई इन्फेक्शन है तो। बट कई बार अगर ये दिक्कत स्पाइन से रिलेटेड है तो स्पाइन डॉक्टर ही आपको मेन इलाज बताते हैं और इसका इलाज बहुत हद तक सक्सेसफुल होता है। स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत थोरेसिक स्पाइन में अमूमन सर्वाइकल और लंबर के मुकाबले बहुत कम पड़ती है, लेकिन कभी कभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो, हड्डी पूरी तरह गल गई हो या टूट गई हो या नस पे हद से ज़्यादा दबाव हो, तो ऐसे केस में सर्जरीज करनी पड़ती हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, सर्जरीज जो होती हैं वो 3 तरह की होंगी, एंडोस्कोपिक होगी, माइक्रोस्कोपिक होगी और ओपन स्पाइन सर्जरी होगी। डिपेंड करेगा कि आपके डॉक्टर आपकी परेशानी को देखते हुए आपके लिए क्या सर्जरी चूज़ करते हैं और किस सर्जरी को करने में वो माहिर हैं और वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कई लोगों के हाथ में एंडोस्कोपी ज़्यादा अच्छी होती है, कई लोगों के हाथ में माइक्रोस्कोपी ज़्यादा अच्छी होती है, कई लोगों के हाथ में ओपन सर्जरी अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर्जरी आपकी परेशानी के हिसाब से की जानी चाहिए और कौन सी सर्जरी में आपके डॉक्टर और आप कंफर्टेबल हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एंडोस्कोपी भी बड़े मन से करता हूं और माइक्रोस्कोपी भी बड़े मन से करता हूं, और बहुत रेयर और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कभी कभी मैं ओपन स्पाइन सर्जरी भी करता हूं, जैसे स्कोलियोसिस करेक्शन है, डिफॉर्मिटी करेक्शन है, वही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, उसमें क्लासिकल ओपन स्पाइन सर्जरी भी मैं करता हूँ। बट 90% मेरा काम एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी में रेस्ट्रिक्टेड है। पर ये डिसीजन आपके सर्जन और आप मिलके लें
और डरे नहीं, अगर आपको मिड थोरेसिक पेन या फिर आपको बीच की कमर का दर्द है, मिड बैक पेन है, तो आप ठीक हो सकते हैं। विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए और फिर अपने इलाज की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको विश्वास देता हूँ आप ठीक हो जाएंगे। मिड थोरेसिक पेन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आपको ज़िंदगी भर रहना है। ये बहुत हाई चांसेस होते हैं इसकी रिकवरी के, बस ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर से मिलने की और सही इलाज की तरफ अग्रसर होने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छी जानकारी मुहैया करा पाया, तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।